हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें अभी तक हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया है, उसके पार्ट्स के बारे में जान लिया है, उसकी प्रेम्बल के बारे में जान लिया है, शेड्यूल्स कितने तरीके की होती हैं वो भी समझ लिए हैं। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड उसकी टेरिटरी कितनी है ये भी समझ लिया है, सिटीजनशिप क्या होती है ये भी समझ लिया है। ठीक है, अब हम क्या चल रहा है, वहाँ चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। क्या चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें मैंने कल आपको बेस समझाया था कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने इसमें राइट्स दिए गए हैं हमको, कौन सा राइट है जो हटा दिया गया है, इसके अलावा कौन सा ऐसा राइट है जो हमको मतलब थोड़ा बहुत उसको बेस समझाया था मैंने, कितने कितने आर्टिकल से कितने कितने आर्टिकल्स तक कौन कौन से राइट्स आते हैं। हमने इसमें दो आर्टिकल का डिस्कस भी कर लिए थे, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। तो आज बारी आती है हमारे आर्टिकल 14 की, जो कि हमारे किस में आता है, राइट टू इक्वलिटी में आता है। राइट टू इक्वलिटी में आता है, और राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो इसमें हम फ्रेंड्स कवर करेंगे 5 आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें बात कही गई है देयर द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, में आपको याद रखना है, दो वर्ड्स कहे गए हैं इसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक लाइन आपको और याद रखनी है, यहाँ पे टेरिटरी की बात की गई, यूनियन की बात नहीं की गई। मैंने आपको बताया टेरिटरी ज़्यादा बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, तो अभी हम इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये बोला गया है कि हमारा जो स्टेट है ना, वो किसी भी पर्सन को केवल मतलब इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन है, मान लो किसी भी कास्ट का है, किसी सेक्स का है, किसी रेस का है, तो उसको मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उसको लॉ के अगेंस्ट। तो ठीक है, इसमें अलग अलग बातें हैं दोनों में, थोड़ा सा इसमें अलग है और थोड़ा सा इसमें अलग है। ठीक है, तो अभी हम वही समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की। ठीक है, चलो साथ में ही ले लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ठीक है यहाँ पर ले रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है ना, ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ओके, और ये वाला लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब एक बात याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है। क्या है, नेगेटिव, और ये वाला हमारा है पॉजिटिव कंसेप्ट। अब मैंने आपको इसमें तीन चीज़ें बता दी, इक्वलिटी बिफोर लॉ में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं फ्रेंड्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक रेसिंग ग्राउंड है। ठीक है, इसमें ऐसे का रेसिंग ग्राउंड बनाए जाते हैं, इस तरीके से ये रेसिंग ग्राउंड है हमारा। ठीक है, अब हमको इसमें से मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें रन करना है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स को क्या दौड़ना है, और मान लो यहाँ पे इस जगह आके उनको क्या है, उनका स्टॉपिंग पॉइंट है, ये उनका क्या है, स्टॉपिंग पॉइंट, यहाँ पे वो आके क्या हो जाएंगे, विन हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए पर्सन दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है बी पर्सन। ठीक है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या दौड़ रहा है, डी दौड़ रहा है। मतलब क्या है कि आपने सबको एक जगह से दौड़ाया। ठीक है, इस जगह से ए को भी यहाँ से, बी को भी यहाँ से, सी को भी यहाँ से, और डी को भी यहाँ से। अब फ्रेंड्स आप बताइए, क्या आप इस जगह पे इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रहे हैं। चलो मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ एक और अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने इसको फिर से बनाया, ए यहाँ पे दौड़ रहा था ए हमारा। ठीक है, ये था हमारे यहाँ पे क्या था, बी, ये हमारा क्या था, सी। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बनाया था, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक राउंड करके आओ तब हमारा जो विनिंग राउंड होता है वो माना जाता है। सपोज करिए यहाँ पे है विनिंग राउंड, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब फ्रेंड्स अब ये वाला विनिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो ए हमारा घूमेगा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा पूरा। देखिए ये सबके लिए ये वाला विनिंग ग्राउंड होगा ना, तो अगर ए हमारा रनिंग करता है तो यहाँ पे आकर खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, अब बी दौड़ता है तो बी को यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा, और सी दौड़ता है तो सी को यहाँ पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे सबको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड दे रहे हैं, जिसमें मतलब वो इक्वल इक्वल तरीके से दौड़ रहे हैं। आपको खुद भी दिख रहा होगा कि जो हमारा ए है ना, वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वी, और वी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो मतलब क्या, सी का ग्राउंड है वो सबसे बड़ा है। तो इस टाइम पे क्या आपको लगता है, एक ही टाइम पीरियड में एक ही टाइम पीरियड में लोगों को एक ही पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहाँ पे वो जीत सकते हैं, अगर उनका डिस्टेंस डिफरेंट है, तो क्या वो डिफरेंट मतलब तो उनको क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। क्या सी उतने ही टाइम में डिस्टेंस को कवर कर पाएगा जितने टाइम में ए कर लेगा डिस्टेंस को कवर। आपको खुद भी पता है कि नहीं कर पाएगा। अगर आप इस जगह होते तो आप ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है सी को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। ठीक है, सी को इतना लंबा दौड़ के आना पड़ेगा, जबकि वहीं की वहीं दौड़ लेगा तो भी उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही होती है, कहता है ये कंसेप्ट होता है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है कि लॉ के आगे सब बराबर हैं, पर उनका सर्कमस्टेंसेस नहीं देखा जाता कि वो कौन सा इंसान किस जगह पर लाई कर रहा है। जैसे इसमें देखा गया था ना, इसमें ए बी सी कहीं नहीं देखा जाता कि ए बी सी किस जगह पर लाई कर रहे हैं, बस ये देखा गया था कि उनको इक्वल बिफोर लॉ मिलना चाहिए, उनको एक ही जगह से दौड़ना है।
ठीक है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमसे ये बोलता है कि देखिए, जैसे हमने ये हमारा प्लेग्राउंड बनाया था, जैसे कि हमने देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लिविंग प्लेन ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड बनाया था, ठीक है। एक हमारा ए के लिए हो गया, ये हमारा बी के लिए हो गया, ये हमारा सी के लिए हो गया, ठीक है। विनिंग ग्राउंड हमारा क्या है? यहाँ पर है, ये हमारा विन ग्राउंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए तो यहाँ से दौड़े, वी कहाँ से दौड़े? क्योंकि वी को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वी को हम यहाँ से दौड़ाएंगे। कहाँ से दौड़ाएंगे? यहाँ से, ठीक है। ए को यहाँ से, तो वी को यहाँ से, और सी को दौड़ाएंगे यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सबको इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ए हमारा पूरा चक्कर कवर करेगा, वी को सिर्फ इतना चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और सी को केवल इतना चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। इसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या है? पहले सबको एक सर्कमस्टेंसेस पर खड़ा करो, उसके बाद में हम उसको मतलब ये डिसाइड करेंगे कि वो हारेगा या जीतेगा। जब कोई एक सर्कमस्टेंस में खड़ा ही नहीं है, तो वो कैसे हारे या जीत सकता है? आप खुद ही बताइए। इसलिए बोला गया था इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है ना, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। इसमें क्या है, जैसे आप तो टैक्स मानते हो ना, टैक्स जानते हो, तो टैक्स में क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स हमारे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो कि सबको बराबर से पे करने होते हैं, चाहे फिर वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे फिर मुकेश अंबानी जी हों, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट हो हमारे इंडिया के, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब सबको एक तरीके से ट्रीट करना है। अगर बिस्किट का पैकेट हम भी 5 रुपये का खरीद के लेके आ रहे हैं, और हम मतलब वो लोग भी 5 रुपये का खरीद के ही लाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा महंगा मिलेगा, हमको कम महंगा मिलेगा, या फिर हम उनसे कम कमाते हैं तो हमको कम पैसों में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सबको ही एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। अगर हम लोग उस बिस्किट के पैकेट पे 1 रुपया पे कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो हमारे देश का, यहाँ पे वो रेट चल रही है, तो उसको 1 ही रुपया पे करना पड़ेगा उस टैक्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट होता है इंडायरेक्ट टैक्स का। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब आपको समझ में आया फ्रेंड्स, कि क्या है कि सब पे एक बराबर लग रहा है, ये नहीं देख रहा कि किसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, कौन किस कंडीशन में लाई कर रहा है, उसको देखे बिना केवल यहाँ पे ये बात की जाती है कि यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मतलब क्या? लॉ के आगे सब समान है। ऐसे इंडायरेक्ट टैक्स एक लॉ हो गया ना, उसके आगे सब समान है, सबको एक बराबर टैक्स देना है। लेकिन भाई हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपको पता है इनकम टैक्स किस पे कितना लगता है? जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा लगता है, जिसकी इनकम कम होती है उस पर कम लगता है। स्लॉट डिसाइड होते हैं कि 25 लाख से ऊपर इतना लगेगा, 10 लाख से ऊपर इतना लगेगा, 5 लाख से ऊपर इतना लगेगा। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव कंसेप्ट होता है, क्योंकि जिसकी अगर मतलब क्या सैलरी ज़्यादा है, या फिर जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पैसे देगा। जैसे कि इस टाइम पे मुकेश अंबानी जी होंगे, या हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, या फिर हम लोग होंगे, तो जो सबसे ज़्यादा कमा रहा होगा उसको सबसे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव कंसेप्ट। इसी तरीके से हमने अभी देखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ था हमारा क्या था? एक नेगेटिव कंसेप्ट था, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करवाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्कमस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं? सर्कमस्टेंसेस को मतलब एक ही कंडीशन में सब इंसानों को लाकर उसके बाद में हम उस पर लॉ लगाएंगे। तो इसी वजह से ये वाला पॉजिटिव कंसेप्ट कहा जाता है, और ये वाला कंसेप्ट कहा जाता है नेगेटिव कंसेप्ट। ये किससे लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया था, और ये किससे लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात कही जा रही है, ठीक है। इस अभी एक बात याद रखिएगा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट में एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है? कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ट्रीटेड अलाइक। मतलब क्या है कि लाइक तो हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको बराबर की फील्ड देने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको अलाइक ट्रीट करना पड़ेगा। पहले उनको एक सर्कमस्टेंस पर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये पता है, कभी कभी ये लाइन पूरी ऐसे कैसे लिखी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से किसको फॉलो कर रही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ को। तो आपको याद रखना है कि क्या बोली गई लाइन, क्या बोली गई है? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, ट्रीटेड अलाइक। ये कंसेप्ट किसने दिया था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट दिया था अरिस्टोटल ने, ठीक है। तो उन्हीं ने बात बोली थी। तो ये कभी कभी सीधे सीधे ये लाइन भी आ सकती है, तो आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इस लाइन को अभी हम इस लॉ को हम हिंदी में देख लेते हैं। अभी किस में देख लेते हैं? हिंदी में देख लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में क्या गया था? हिंदी में हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी को, समता का अधिकार, ठीक है। तो इसके में पहला आर्टिकल दे रखा है, हमारा पहला अनुच्छेद क्या दे रखा है? विधि के समक्ष समता। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या थी? हमारा विधि के समक्ष समता थी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था? हमारा विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। तो यही बात कही गई कि किसी भी इंडिविजुअल को, हम किसी भी पर्सन को हम लोग विधि के समक्ष समता या फिर विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे, मतलब उसको देने से मना नहीं करेंगे, सबको वो दिया जाएगा। इसमें एक ही बात है इसमें कि हमारे विधि के समक्ष समता क्या थी? विधि के समक्ष समता हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है, मतलब नकारात्मक विचार है, और जो विधियों का समान संरक्षण है ना, वो हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमारा सकारात्मक विचार है। इसमें क्यों सकारात्मक क्यों नकारात्मक, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इंग्लिश वाले वीडियो में, तो पीछे वाले वीडियो में, तो आप वही एग्जांपल इसमें भी लगा सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड बनाए थे मैंने A B और C के लिए। तो मैंने पहले तो ए को B को
और सी को सभी को एक ही जगह से दौड़वा दिया था। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा विधि के समक्ष समता। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे थे, सबको एक समान जगह पर नहीं बैठा रहे थे पहले। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सभी को समान संरक्षण, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में पहले हम ए को तो दौड़वाएंगे यहाँ से, बी को दौड़वाएंगे यहाँ से, ठीक है, और सी को कहाँ तो दौड़वाएंगे, सी को और दूर से जहाँ से दौड़वाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम विनिंग ग्राउंड हमारा ये होगा, तो सी को केवल इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ए को पूरा करना पड़ेगा, और बी को केवल इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, सबको एक जगह पर लाकर खड़ा किया, उसके बाद ही हमने उनको एक लॉ के अकॉर्डिंग सामने खड़ा किया, ठीक है। तो इसमें यही बात कही जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पर्सन कहा गया है ना, वो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। पर्सन हो सकते हैं फ्रेंड्स में स्टैच्यूटरी ऑफिशियल, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो कि किस लॉ से बनाई गई है, कंपनीज जो कंपनीज होती है वो, या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि सोसाइटी ऐसी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, या फिर और भी एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन को, मतलब ऐसी कोई भी पर्सन जिसको कानून पर्सन मानता है, ठीक है, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे, पर्सन हो जाएंगे। उन्हीं पे, उन सब पे ये चीज़ लागू होगी। फिर उन सब पे क्या चीज़ लागू होगी, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण की बात लागू होगी। मतलब क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, उन सब पर लागू होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विधियों के समक्ष समता किससे लिया गया है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात हम आगे करते हैं। देखिए, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं ना, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने इन इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन लॉ से क्या किया, हटाया गया, मतलब उनको इम्यून किया गया, उनको छोड़ दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ सब सबके लिए समान है, तो हमने उनको क्यों छोड़ा है, वो क्या स्पेशल पर्सन है जो उनको छोड़ दिया है हमने। जब सबके लिए एक चीज़ समान, जब किसी ने अगर मर्डर किया है तो उसके लिए सबको एक पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उनको हम छोड़ क्यों रहे हैं उन इंसानों को। तो फ्रेंड्स हाँ, वो स्पेशल पर्सन ही हैं, इसलिए उनको छोड़ा गया है। और वो स्पेशल पर्सन कौन कौन से हैं, वो स्पेशल पर्सन हमारे गवर्नर। जब भी कोई इंसान गवर्नर की पोस्ट पर होता है ना, तो उसको इन सब चीज़ों से इम्यून रखा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है गवर्नर की पोस्ट कितनी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, ठीक है। तो अगर गवर्नर के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो उस टाइम पे हमारे देश की जो गर्मा है ना, उस पर बड़ा ठेस पहुंचता है। तो मतलब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको उसने मर्डर कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक कोई इंसान उस गवर्नर की पोस्ट पर, तब तक उसको इम्यून किया जाएगा। जैसे उसके गवर्नर की पोस्ट छूटती है, वैसे ही उस इंसान को उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लॉ है उनके अकॉर्डिंग उसको उसको मतलब पनिशमेंट जो होगी वो दी जाएगी, ठीक है। तो कब तक के लिए उसको छोड़ा जाएगा, गवर्नर की पोस्ट को छोड़ा गया। अब गवर्नर पे जो इंसान बैठा है ना, गवर्नर की पोस्ट पर, उस इंसान को नहीं छोड़ा गया, उस इंडिविजुअल को नहीं छोड़ा गया। तो आपको यहाँ पे बात क्या याद रखनी है, आपको बात ये याद रखनी है कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको हम लोगों ने इन चीज़ों पे इम्यून किया है, और उन पर्सन में क्या आता है, उन पर्सन में गवर्नर की पोस्ट आती है। गवर्नर की पोस्ट पर जो भी इंसान उस टाइम पर होगा, जो भी इंडिविजुअल उस टाइम पर बैठा होगा, उस सबको हम लोग इस चीज़ से छोड़ देंगे। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा उस टाइम पर, जब उसकी पोस्ट खत्म हो जाएगी या फिर उस जगह कोई और आकर बैठ जाएगा। जब वो किसी पोस्ट पर, ऐसी पोस्ट पर नहीं होगा, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो उस टाइम पर उसके ऊपर वो लॉस लगाए जाएंगे जो कि हमको लगाने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या था, इसके अलावा और कौन कौन से एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और ये जो आर्टिकल है ना गवर्नर को छोड़ने वाला आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 361 के अंतर्गत आता है। 361 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि मतलब जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना, उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते जब तक वो गवर्नर की पोस्ट पर जो भी इंसान बैठे होते हैं उन पर, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा ये बोला गया है कि देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स, अब देखिए 361 में हमने गवर्नर की पोस्ट के लिए रखा है, तो प्रेसिडेंट वो तो गवर्नर से भी ऊपर होते हैं ना, वो तो हमारे पूरे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, तो उनको क्यों नहीं छोड़ेंगे ना। तो गवर्नर के साथ साथ में प्रेसिडेंट के लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि जब तक वो अपनी पोस्ट पर होते तब तक वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते, मतलब कोर्ट पर वो उनको कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती जब उनको कोर्ट में जाकर आंसर देना पड़े। इसके अलावा उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलती है, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो हमारे, ठीक है। इसके अलावा उनको कोई इम्प्रिजनमेंट भी नहीं मिलता, मतलब कोई जेल की सजा भी नहीं उनको मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आपको बताया मैंने रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, तो इन दोनों को इम्यून रखा जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं, मतलब सिविल प्रोसीडिंग जो होती है ना उनमें जा सकते हैं वो, जैसे सिविल मतलब उनके घर का भी मैटर चल रहा है तो उसमें वो फॉलो, उनमें मतलब कोर्ट उनको बुला सकता है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उन पर लागू नहीं होगी। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखिए कि सिविल प्रोसीडिंग भी चलती है ना, वो ऐसा ही नहीं है कि जब वो ऑफिस के मतलब उस ऑफिस की पोस्ट पर बैठे हैं तब आपको उस पर चल रही है, नहीं, उनको नोटिस देना पड़ता है 2 महीने पहले से। तो उस टाइम पे उनको वो पोस्ट थोड़ी देर के लिए खाली करनी पड़ती है, या कुछ भी उनको रजिस्ट्रेशन में देना पड़ता है उस टाइम के लिए, तब वो जाकर किसी कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज जब तक प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है ना, वो जब तक गवर्नर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा है जो भी इंसान, वो किसी भी कोर्ट में जाएगा ही नहीं, चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग के लिए थोड़ा सा रियायत दे बढ़ती गई है कि उनको 2 महीने का नोटिस दे दिया जाता है पहले, ठीक है। उसके बाद में उन पर जो चार्जेस वगैरह है वो एक बार को लग सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल के केस में तो ये भी बात नहीं है कि उनको 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा उसके बाद में कुछ काम होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल मना कर दिया गया है, बिल्कुल कि उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं होगी। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में ये 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद में अगर वो उस पोस्ट पर नहीं होते हैं, कोई रेजिग्नेशन दे लेना, कोई भी रीजन बना देते हैं, तो उस टाइम पर फिर उन पर ऊपर ये मतलब वो अपनी कोर्ट में जाके बात को कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा और किस पर नहीं लगता है। अभी हमने गवर्नर की पोस्ट और क्या कहते हैं हमारी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो पढ़ ली। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ी हमने आर्टिकल पढ़ी 361 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 361 के अंतर्गत इन दोनों ही पोस्ट को क्या रखा गया? इम्यून रखा गया है हमारी इन प्रोसेसिंग से, ठीक है। अब नेक्स्ट बताती है कोई भी ऐसा इंसान जो कि अगर मतलब जो प्रोसेसिंग होती है ना पार्लियामेंट वगैरह में, उसको पब्लिश करता है, उसको न्यूज़पेपर पर डालता है वगैरह, तो उसके ऊपर भी ये सब चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर मतलब किसी को पार्लियामेंट ने पावर दिया है कि वो ऐसा काम कर सकता है, वो पब्लिश कर सकता है। मैंने आपको एक मतलब टेस्ट सीरीज कराई थी, कल या परसों की बात है, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो जो प्रेसिडेंट होती है ना उसको पब्लिश करवा सकती है, ठीक है। तो या पब्लिश करवा सकती है और पब्लिश करने से रोक भी सकती है। तो पार्लियामेंट अगर किसी को पावर दिया है कि वो उनकी प्रोसीडिंग को पब्लिश करे, तो उस टाइम पे वो जो इंसान है ना उस पर भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी, ठीक है। वो भी इन सब चीज़ों से इम्यून रहेगा। जो जिसने पब्लिश किया वो सब भी इस क्रिमिनल चार्जेस से या सिविल चार्जेस से क्या रहेगा? इम्यून रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं? इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ना, उन पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब उन पर भी ये जो कोर्ट के चार्जेस है ये नहीं लगते। इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उन पर भी लागू नहीं होता जब तक वो उस जगह पर होते, तब वो उस पोस्ट पर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हमारे लॉज बनाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो अगर वही उस टाइम पर अरेस्ट हो जाएंगे तो उस टाइम हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा या फिर जो हमारे बिजनेस चलने वाला है वो कैसा चलेगा। इसलिए उनको भी इस सब चीज़ों से क्या रखा जाता है? इम्यून रखा जाता है। लेकिन जब तक वो इंसान उस पोस्ट पे तब तक के लिए केवल उस पोस्ट को इम्यून रखा गया है। उन जो उस पोस्ट पर जो इंसान बैठे गए उनको इम्यून नहीं रखा गया। जब वो इस जगह से हट जाएंगे तो उन पर भी चार्जेस फिर से लगाए जाएंगे, लग सकते हैं कि लगा ही जाएंगे, बाद में प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें बात देखिए, इसमें और किस पर नहीं लगते हैं हमारे, मैंने आपको बताई दिया सारे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना पार्लियामेंट वाला केस बताया था, उसी केस में क्या होता है, अगर मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेटर होता है वो उसकी भी कोई प्रेसिडेंट को क्या करता है? पब्लिश करता है, तो उस पर भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो हमारे लेजिस्लेटर भी हो गए, जैसे आपको पता है सबको पैरेलल में चलता है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। तो जैसे पार्लियामेंट में नहीं लगता उससे लेजिस्लेटर पे नहीं लगता, जैसे हमारा प्रेसिडेंट पे नहीं लगता तो उससे गवर्नर पे भी नहीं लगता था, ठीक है। तो सब पैरेलल में चलते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। आपका एक को भी आप याद कर सकते हो ना, तब दूसरों को उस अंदाज से भी लगा सकते हो, अपने लॉजिक के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मैंने वो बता दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी होगा, एमएलएस के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। एमएलएस के लिए अब देखिए फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में किस आर्टिकल में होता है? 105 आर्टिकल 105 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 105 के अंतर्गत एमपीज जो होते हैं उनको छोड़ा गया है, उनको मतलब उनकी जो पोस्ट है उसको इम्यून किया गया क्रिमिनल चार्जेस से और मतलब सिविल चार्जेस से, जब तक वो उस पोस्ट पर है, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटर को किस जो एमएलएस होते हैं उनको किस आर्टिकल से रखा गया है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उनको इम्यून रखा गया है आर्टिकल 194 के अंदर। जो एमएलएस होते हैं ना उनको इम्यून रखा गया किसके अंदर? आर्टिकल 194 के अंतर्गत, ताकि उन लोगों को भी कोई सिविल चार्जेस या कोई क्रिमिनल चार्जेस ना लगाए जा सके, ठीक है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आर्टिकल 31C की बात आती है, जब आर्टिकल 31C की बात आती है तो उस टाइम पर हमारा आर्टिकल 14 फॉलो नहीं होता है, आर्टिकल 14 फॉलो नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 31C क्या कहता है? आर्टिकल 31C क्या कहता है? डीपीएसपी को फॉलो करना। डीपीएसपी के जो आर्टिकल मतलब डीपीएसपी कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 39 और 39 मतलब ए करके कुछ आर्टिकल्स है। 39 मुझे एक्जैक्टली नंबर याद नहीं, 38 39 है क्या है। तो मतलब ये है, इसमें सीधी सीधी बात ये कही है कि डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको फॉलो करने के लिए आपको आर्टिकल 14 खत्म करना पड़े तो आप खत्म कर सकते हो उस केस में, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का अगर आपको कंसेप्ट ना तोड़ना पड़े तो आप तोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें इसीलिए ये वाला जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया। आर्टिकल 31C भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ताकि आपको कहा जा सके कि आप मतलब जब भी आपको डीपीएसपी फॉलो करनी होगी। डीपीएसपी में भी केवल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 38 है, 39 है। एक्जैक्टली मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ अभी। इसमें आर्टिकल्स है फ्रेंड 39B और 39C। जब भी आपको आर्टिकल 39B और 39C को फॉलो करना पड़ेगा तो उस केस में आपको आर्टिकल 14 को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बात किस में कही गई है? हमारी बात कही गई है आर्टिकल 31C में। किस में कही गई है ये बात? क्योंकि ये भी एक आर्टिकल अपने फंडामेंटल आर्टिकल ही है, ये फंडामेंटल राइट ही है। क्योंकि ये बात फिर वो बोलता है कि जब भी आपको आर्टिकल 39B और 39C को लागू करना होगा, 39B और 39C को लागू करना होगा, तो उस केस में आपको आर्टिकल 14 को हटाना पड़े तो आप हटा सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल जब भी आर्टिकल 31C लागू होता है तो उस केस में जो आर्टिकल 14 होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सारी बातें। अब फ्रेंड्स आगे का आर्टिकल है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझा दिया है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा लंबे आर्टिकल्स डिस्कस नहीं किया करेंगे, एक दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। एक से सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, 2 महीने के अंदर पूरा लेसन खत्म हो जाएगा, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, इससे फायदा नहीं है। इसलिए हम डेली केवल एक दो आर्टिकल देखा करेंगे, 10 से 20 मिनट की वीडियो पे रखा करेंगे, ताकि आपकी ऑल भी वीडियोज आती है उसको भी कर सको। इसके अलावा आप रिवीजन वगैरह भी कर सको अपना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।